हम कर रहे हैं लोक का सामाजिक समझौता। इसमें हमने कल किया राज्य के विरोध का अधिकार या क्रांति, प्राकृतिक सरकार के रूप किए, फिर आगे प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार और व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में हम कर रहे हैं। उसका आगे हम क्या करेंगे कि इसमें लोक ने क्या कहा है कि संपत्ति के अधिकार के बारे में, कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के बारे में व्यापक अर्थ में क्या कहता है, और संकुचित अर्थ में संपत्ति के अधिकार का प्रयोग वह व्यक्तिगत रूप से करता है। व्यापक रूप में संपत्ति से उसका तात्पर्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से है, परंतु संकुचित अर्थ में संपत्ति के अधिकार का प्रयोग वह व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में करता है, यानी कि व्यक्ति की पर्सनल पूंजी। निजी संपत्ति के संबंध में उसका प्रारंभ बिंदु यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार या उसके जीवन के लिए जो आवश्यक है वह ले ले। लोक ने एक डेफिनेशन दी है जो इस प्रकार है। क्या कहता है लोक? उस ईश्वर ने जिसने कि विश्व को मनुष्य की सामान्य संपत्ति बनाया है। क्या बताया है? उस ईश्वर ने जिसने कि विश्व को मनुष्य की सामान्य संपत्ति बनाया है, मनुष्य को बुद्धि प्रदान की है ताकि वे जीवन का प्रयोग अधिक से अधिक लाभ और सुविधा के लिए कर सके। यानी कि क्या बताया इसमें लोक क्या कहता है कि व्यक्ति का अपनी बुद्धि है, उसका विवेक है, उसके अनुसार वो अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने जीवन में अधिक से अधिक लाभ कमा सके, सुविधाएं प्राप्त कर सके। अब जैसे एग्जाम्पल आपकी क्लास में है, अब मान लो आप कुछ भी काम करते हो तो आपकी बुद्धि इतना तो काम करती है कि मेरे फायदे में क्या रहेगा, पढ़ना मेरे फायदे में है या पढ़ना नहीं मेरे फायदे में। जो चीज़ आपके फायदे में होएगी उसके लिए करोगे, नुकसान की तरफ तो नहीं जाओगे। इसी तरह लोग क्या कहता है कि संसार में उत्पन्न होने वाले फल और पशु मानव जाति की सामान्य संपत्ति हैं। किसी भी व्यक्ति का उन पर एकाकी निजी अधिकार नहीं होता। फल पर कोई व्यक्ति का अधिकार नहीं है, इसे कोई भी खरीद के खा सकता है। पशु है, पशु क्या है? मानव जाति की सामान्य संपत्ति है, इसे कोई भी खरीद सकता है। कोई व्यक्ति जिसकी इच्छा है वह रख सकता है, पशु जिसकी इच्छा है वो नहीं रख सकता, उसकी निजी संपत्ति नहीं मानी जाती। इसी प्रकार प्रकृति की जिन वस्तुओं को वह अलग कर देता है, जिनके साथ वह निजी वस्तु श्रम का सम्मिश्रण कर लेता है, तो ये वस्तुएं उसकी निजी संपत्ति बन जाती हैं। यानी कि जिन पर उसका खुद का अधिकार होता है वे क्या होगी? उसकी निजी संपत्ति। आगे क्या कहता है? प्राकृतिक अवस्था के ये प्राकृतिक अधिकार राजनीतिक समाज की स्थापना के बाद भी व्यक्ति के पास ही बने रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति ये अधिकार प्राकृतिक अवस्था से ही राज्य में आते हैं। इसलिए अपरिहार्य है कि समाज और सरकार के लिए व्यक्ति ने इन अधिकारों का सम्मान करना अनिवार्य है। यानी कि जो समाज में व्यक्ति रहता है, जो इन अधिकारों का सम्मान समाज और सरकार के लिए, यानी कि जो समाज है, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ जो शासन व्यवस्था है, वहाँ की सरकार को भी उन अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। इसके आगे इसकी फिर आलोचना दी है। आलोचना क्या दी है कि लोक की प्राकृतिक अवस्था की जो अधिकार है इस सिद्धांत में एकदम विपरीत है। अधिकारों का स्रोत समाज है, उसके उपयोग तथा संरक्षण के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। जन्मजात प्राकृतिक अधिकारों की धारणा आज अस्वीकृत हो चुकी है। इस प्रकार आलोचना के बावजूद यह भी मानना होगा कि प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार की धारणा राजनीतिक दर्शन को लोक के सबसे विशिष्ट देन है। यानी कि लोक ने क्या कहा है? प्राकृतिक अधिकार की जो धारणा है राजनीतिक दर्शन को लोक ने एक अच्छी चीज प्रदान की है। तो इसकी जो हमने किया प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार, उसके बाद हम करेंगे राज्य और धर्म। राज्य और धर्म के बारे में क्या कहता है? राज्य और धर्म के बारे में लोक का कहना है कि लोक के समय में इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक चर्च के समर्थकों के मध्य संघर्ष की स्थिति विद्यमान थी। जब लोक का समय था उस समय जो इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, जो कैथोलिक थे वो चर्च संभालते थे, चर्च के जो शासक होते थे, तो संघर्ष था। यह संघर्ष इंग्लैंड की राजनीति को विकृत यानी कि उथल पुथल मचा रहा था, और यह स्थिति यूरोप में भी थी। यह हमने पीछे स्टार्टिंग में भी पढ़ा है। होब्स ने धर्म को राज्य के अधीन बताया था। लोक का मत इसके विपरीत है। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपने विश्वासों को दूसरों के आदेशानुसार नहीं अपना सकता। क्या कहा है होब्स ने? क्या कहा है धर्म के बारे में? राज्य के अधीन है धर्म,
और लोक क्या है, इसके विपरीत है। उसे क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने विश्वासों को दूसरों के आदेशानुसार नहीं, जो उसका विश्वास है वो अपनी इच्छा से, बुद्धि से, विवेक से कार्य करेगा तभी वो अपनाएगा। फिर लोक आगे क्या समझाता है, किसी समाज में विभिन्न धर्मावलंबियों का अस्तित्व उसकी सामुदायिकता को नष्ट नहीं कर सकता। आगे क्या कहता है लोक, आत्मा और कॉमनवेल्थ की जिम्मेदारियां बिल्कुल अलग अलग हैं। ये लॉक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आत्मा और कॉमनवेल्थ की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। लॉक क्या कहता है कि राज्य की नीति धार्मिक ही होनी चाहिए, जो उसे चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास के अनुसार धर्म को चुन लेने दे, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता जो हमारे भारतीय संविधान में है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म चुनने की स्वतंत्रता है, और लॉक भी यही चाहता है। फिर अंत में हम कहेंगे लॉक की व्यक्तिवादिता। लॉक की व्यक्तिवादिता के बारे में क्या कहा है, एक डेफिनेशन है कि इसने व्यक्तिवादिता को शक्तिशाली बताया है। और इसके बारे में प्रोफेसर वाइन क्या कहते हैं, लॉक की प्रणाली में प्रत्येक चीज का आधार व्यक्ति है, प्रत्येक व्याख्या का उद्देश्य व्यक्ति की प्रभुता को सुरक्षित रखना है। ये हमने इसमें लॉक के बारे में पढ़ा। कल हम करेंगे रूसो के बारे में।